हेलो एनिमे फैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 3 के एपिसोड नंबर 6 की मानवा को। ये वीडियो एक अलग ही लेवल की होने वाली है क्योंकि भाई अब जिन्वो का सामना होने वाला है एस रैंक डंजन के मॉन्स्टर्स से। ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिर जिन्वो पहली बार किसी एस रैंक डंजन के बॉस को किस तरह से हराएगा। तो इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और लाइक भी जरूर कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो अब तक हमने देखा कि जिन्वो इस डबल डंजन में आ चुका होता है और यहाँ आते ही उसका सामना इस पूरे सिस्टम को बनाने वाले क्रिएटर से होता है, जो कि वो स्टैचू होता है जिसने अपने हाथ में वो रूल्स वाले स्टोन को पकड़ रखा था। काफी ज्यादा खतरनाक फाइट करने के बाद आखिरकार जिन्वो इसे हरा ही देता है और फिर वो इसे कहता है कि अब तो मैंने तुम्हें हरा दिया है ना, चलो मुझे मेरे सभी सवालों के जवाब दो। जिस पर आर्किटेक्ट कहता है कि तुम्हारे सभी सवालों का जवाब तुम्हारे ही अंदर है और ये बस तुम पर डिपेंड करता है कि तुम्हें इन सवालों का जवाब चाहिए या नहीं। और तभी जिन्वो के सामने एक नोटिफिकेशन आता है कि जो भी डेटा उसके अंदर स्टोर है क्या वो उसे देखना चाहता है या नहीं। तो जिन्वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि जिन्वो एक अलग डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाता है, जो देखकर हमें ये तो साफ साफ पता चल रहा होता है कि ये अर्थ तो बिल्कुल भी नहीं है। वो हवा में तैर रहा होता है और उसके नीचे हजारों लाखों मॉन्स्टर्स होते हैं जिनमें आइस एल्फ्स, गोब्लिन्स, हाई ऑर्क्स और डीमंस होते हैं, जो कि ऊपर आसमान में देख रहे थे। हम देखते हैं कि आसमान में भी किसी तरह के पोर्टल्स खुलना शुरू हो जाते हैं जिनमें से बहुत सारे एंजल्स टाइप मॉन्स्टर्स बाहर आते हैं और फिर शुरू होता है इन सभी एंजल्स और मॉन्स्टर्स के बीच में एक महायुद्ध। हम देखते हैं कि ये सभी एंजल्स इन सभी मॉन्स्टर्स को बड़ी ही आसानी से मार रहे होते हैं और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सभी बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है एक शैडो मोनार्क की, जो कि कहता है राइस, और ये कहकर वो यहाँ मौजूद सभी डेड मॉन्स्टर्स को अपनी शैडो आर्मी बना लेता है। ये सभी शैडो सोल्जर्स लाखों में होते हैं, जो देखकर जिन्वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड होता है कि इसके सामने तो उसकी पावर कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिन्वो तो बस कुछ ही शैडो सोल्जर्स को समन कर सकता है, लेकिन इसने तो हजारों लाखों मॉन्स्टर्स को समन कर लिया है। जिसके बाद फिर से इन दोनों के बीच में जंग शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार ये सभी मॉन्स्टर्स जीत रहे होते हैं क्योंकि अब वो सभी शैडो सोल्जर्स बन चुके हैं और मरने के बाद भी वो दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं। तो इस वजह से वो इन सभी एंजल्स को बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से मार रहे होते हैं। और तभी हम फिर से डंजन के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर अब ये सभी हंटर्स भी डबल डंजन में आ चुके होते हैं, जो देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। और जिनचुल कहता है कि इसका मतलब ये है कि वो सभी कहानियां सच थी जो कि स्टैचू ऑफ गॉड के बारे में बताई गई थी। आर्किटेक्ट ने देखकर कहता है कि ये तो एक और सरप्राइज है मेरे लिए। और इससे बात करता हुआ देखकर इन सभी लोगों की फट जाती है, क्योंकि भाई आज से पहले इन लोगों ने कभी भी किसी मॉन्स्टर को बात करते हुए नहीं देखा होता। ये देखकर सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं। ये बंदा कहता है कि मेरे कान बज रहे हैं या फिर ये स्टैचू सच में बात कर रहा है। तो इस पर आर्किटेक्ट बहुत ही ज्यादा स्पीड से आकर इस बंदे को बस एक ही अटैक में मार गिराता है और कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई राजा की नींद खराब करने की। ये लोग देखते हैं कि वहाँ जिन्वो खड़ा होता है जो कि सो रहा था, जिसके बाद बाकी सभी स्टैचूज भी खड़े हो जाते हैं और इन सभी पर अटैक कर देते हैं। आर्किटेक्ट कहता है कि तुम में से जो भी जिंदा बचा उसे राजा का पुनर्जन्म देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तभी ये बड़ा वाला स्टैचू भी उठकर अपनी आंखों से सीधा लेजर अटैक कर देता है इन लोगों पर, लेकिन हंटर चोई अपनी फायर अटैक से इसे काउंटर कर लेता है। और तभी हंटर जिनचुल भी बहुत ही ज्यादा स्पीड से एक स्टैचू को बेहद ही पावरफुल पंच दे मारता है, लेकिन इसे तो एक खरोच तक नहीं आती। ये सभी मिलकर भी इन स्टैचूज का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे होते हैं। और हंटर चोई हंटर चा से कहता है कि वो जल्द से जल्द जाकर जिन्वो को जगाए, क्योंकि अब वही है जो कि इन्हें बचा सकता है। हंटर चा अपनी फुल स्पीड से जाती है जिन्वो को जगाने के लिए, लेकिन तभी आर्किटेक्ट बीच में आ जाता है और हंटर चा पर अटैक कर देता है। तभी फिर से हम जिन्वो के सपने को देखते हैं, जहाँ पर शैडो मोनार्क और उसकी आर्मी जीत रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पर दो और पोर्टल खुलते हैं। एक पोर्टल से डीमन की सेना बाहर आती है जिसका लीडर होता है डीमन किंग, और दूसरे पोर्टल से भेड़ियों की सेना बाहर आती है जिसका लीडर ये बड़ा वाला भेड़िया होता है। लेकिन अजीब बात ये होती है कि ये दोनों मॉन्स्टर्स की सेना मिलकर शैडो मोनार्क पर ही अटैक कर देती है, जो देखकर अब जिन्वो को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और ये सभी मॉन्स्टर शैडो मोनार्क पर क्यों अटैक कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें तो उसकी साइड पर होना चाहिए था। और हम देखते हैं कि काफी ज्यादा लड़ने के बाद आखिरकार शैडो मोनार्क इन्हें हरा ही देता है और वो डीमंस के लीडर से कहता है कि हमारे पास अच्छा मौका था इस जंग को एक साथ मिलकर खत्म करने का, लेकिन तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। जिस पर ये डीमन किंग हंसने लगता है और कुछ कहता है जो कि हमें बिल्कुल
बिल्कुल भी बताया नहीं जाता, जिस पर शैडो मोनार्क डीमन किंग को गर्दन से पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है और उसकी गर्दन को मरोड़कर उसे मारने लगता है। लेकिन तभी डीमन किंग अपना मास्क उतारकर उसे फेंकता है, जिस वजह से शैडो मोनार्क उसे छोड़ देता है क्योंकि वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने पहले भी इसे कहीं देखा होता है। हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि डीमन किंग बारान होता है, जिसे जिन्मो ने उस डीमन कैसल में मार दिया था, लेकिन वो बस उसका क्लोन होता है और असली बारान ये है। तभी हम देखते हैं कि शैडो मोनार्क की बॉडी में अब जिन्मो आ चुका होता है और उसे पता भी नहीं चला कि ये सब कब हुआ। हम देखते हैं कि अब जिन्मो के सीने में दो दिल धड़क रहे होते हैं, एक तो उसका अपना दिल होता है और दूसरा काला दिल होता है जो कि इस शैडो मोनार्क का होता है। तभी उसका सपना भी यहाँ पर एंड हो जाता है, जिसके बाद हम फिर से डंजन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर आर्किटेक्ट हंटर चा को मारने वाला होता है कि तभी वो जिन्मो के शैडो सोल्जर को देखता है जो कि हंटर चा के साथ अटैच था, जिसे देखकर आर्किटेक्ट हंटर चा से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हारा जिन्मो से क्या रिलेशनशिप है, जिस पर हंटर चा कहती है कि हम सब उसके दोस्त हैं। जो सुनकर ये कहता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ एक महान शैडो सोल्जर को इस दुनिया में आते हुए देखने का, लेकिन बाकी सभी लोगों को यहीं मरना होगा। तभी जिन्मो कहता है कि अब ऐसा नहीं होगा और ये कहकर वो आर्किटेक्ट को एक बेहद ही पावरफुल पंच दे मारता है और उसे सीधा जमीन पर गिरा देता है और इसे पूछता है कि आखिर तुमने मेरी बॉडी के साथ क्या किया है। जो देखकर अब आर्किटेक्ट भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि तुम तो राजा नहीं हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तुम यहाँ कैसे हो सकते हो, भला तुम ब्लैक हार्ट के साथ भी जिंदा कैसे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जो देखकर अब जिन्मो को भी समझ में आ जाता है कि अचानक से उसकी माना पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई है और ये सब उस ब्लैक हार्ट की वजह से हुआ है और अब उसकी माना पावर 1 लाख से भी बढ़ चुकी है। आर्किटेक्ट का रिएक्शन देखकर जिन्मो को ये तो समझ में आ जाता है कि ये जो ब्लैक हार्ट है ये उसे इसकी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं मिला और साथ ही उसे उस सपने में भी इसके सवालों का कुछ खास जवाब नहीं मिला। तो अब वो आर्किटेक्ट से पूछने लगता है कि बताओ मुझे, तुम मुझे सिस्टम का प्लेयर चुनने के खिलाफ क्यों थे। आर्किटेक्ट इसके सवाल का जवाब नहीं देता और कहने लगता है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो शैडो मोनार्क, और तुम्हें क्या लगता है कि ये सब करके तुम बच जाओगे, लेकिन बाकी सभी शैडो मोनार्क तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। जिस वजह से जिन्मो अब अपनी सभी डैगर्स को समन कर लेता है इसे मारने के लिए। आर्किटेक्ट कहता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं मार सकते क्योंकि अगर तुमने मुझे मारा तो। तभी जिन्मो इसकी बात को काट कर कहता है कि यही ना कि मेरी पावर्स चली जाएंगी और मैं फिर से ई रैंक का हंटर बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि जो सिस्टम पहले से ही बन चुका है वो उसके क्रिएटर के मरने के बाद भी खत्म नहीं होने वाला। जिस वजह से अब आर्किटेक्ट जिन्मो की सभी पावर्स को वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने इस पूरे सिस्टम का पासवर्ड ही चेंज कर दिया हो। जिसके बाद अब जिन्मो इसे बहुत ज्यादा बुरी तरह से मार देता है और फिर ये सभी लोग इस डंजन से बाहर आ जाते हैं और इन सब हंटर्स की इतनी बुरी हालत को देखकर बाहर मौजूद सभी हंटर्स काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं कि आखिर एक ई रैंक डंजन में ऐसा क्या हुआ कि हमारे एलीट क्लास हंटर का ये हाल हो गया है। हम देखते हैं कि तकरीबन 20 हंटर मारे गए होते हैं और बाकी सभी हंटर्स की हालत भी काफी ज्यादा खराब होती है। खैर तो अब हंटर चोई जिन्मो से पूछने लगता है कि आपको कैसे पता चला कि इस डंजन के अंदर डबल डंजन का गेट है। जिन्मो इसे कहता है कि उसे इन्विटेशन मिली थी इस डबल डंजन में जाने की। हंटर चोई कहता है कि क्या वो इन्विटेशन मैं भी देख सकता हूँ। इस पर जिन्मो कहता है कि नहीं, क्योंकि वो बस मेरे दिमाग में है तो तुम उसे बिल्कुल भी नहीं देख सकते। जिस पर चोई कहता है कि भाई जिन्मो को समझना तो सचमुच में काफी ज्यादा मुश्किल चीज है। खैर तो अब हम यहाँ पर हंटर चाओ को भी देखते हैं जो कि जिन्मो का हालचाल पूछने लगती है कि जिन्मो क्या तुम ठीक तो हो ना और तुम्हें कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी। जिन्मो कहता है कि अरे हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन तभी वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा थक चुका था इस वजह से। तो इसके बाद हम जापान का सीन देखते हैं जहाँ पर अब यूरी ओरलोफ आ चुका होता है इस एस रैंक गेट को बंद करने के लिए, जिस वजह से यहाँ पर 2 लाख टन माना क्रिस्टल्स भी लाए जाते हैं क्योंकि यूरी ओरलोफ अपनी पावर से इस गेट के बाहर एक बैरियर बना देगा और इसका ये बैरियर अपने आसपास के माना क्रिस्टल से माना पावर कलेक्ट करके इस गेट को बंद रखेगा। तभी यूरी ओरलोफ को दूर कहीं काफी ज्यादा खतरनाक माना पावर महसूस होती है और वो कहता है कि तुम कौन हो और हिम्मत है तो सामने आओ। जिस पर ये बंदा कहता है कि तुम्हें पक्का यकीन है कि वहाँ पर कोई है। तो यूरी कहता है कि हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि वो इंसान है या कुछ और। जिसके बाद दूर खड़े हम इस बंदे को देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि जिन्मो का फादर ही होता है और वो कहता है कि तो आखिरकार इसकी शुरुआत हो ही चुकी है। खैर तो अब यूरी अपने बैरियर को लगाने जा रहा होता है और कहता है कि अगर सब कुछ सही रहा तो मैं इस दुनिया का सबसे पहला हंटर बन जाऊंगा जिसने अकेले ही एक ऐसे रंग गेट को बंद कर दिया होगा। लेकिन हम देखते हैं कि तभी ये डंजन ब्रेक हो जाता है और यहाँ से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर आता है जिसे देखिए सभी लोग कहते हैं कि क्या ये इस डंजन का बॉस है और ये इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गया। यूरी ओरलोफ कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये इस डंजन का बॉस है, लेकिन फिर भी इसे रोकना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला। और ये क्या कर वो अपने बैरियर
बैरियर को एक्टिवेट कर देता है और इस डंजन के गेट पर लगा देता है, जिसे ये मॉन्स्टर अपनी कुल्हाड़ी से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसे नहीं तोड़ पाता, जिस वजह से यूरी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि देखा ना, मेरी बैरियर को कोई भी नहीं तोड़ सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस मॉन्स्टर के पीछे से एक और बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर आता है और वो बस एक ही वार करके इसके बैरियर को तोड़ देता है। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम जिन्मू को देखते हैं, जो कि अब होश में आ चुका होता है और हंटर वुजिनवी से मिलने के लिए आता है और इसे बताता है कि वो पिछले 3 दिन से बेहोश था। जो सुन जिन्मू कहता है कि क्या सच में मैं 3 दिन से सो रहा था? तो उस ऐसे रंग वाले गेट का क्या हुआ जो कि जापान में खुला था? वुजिन से कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, वहाँ पर काफी सारे हंटर हैं जो कि उसे देख लेंगे। तो तभी सीन शिफ्ट हो जाता है म्यूंगन नाम के इस बंदे की तरफ, जो कि और कोई नहीं बल्कि हंटर वुजिन का फादर होता है। हम देखते हैं कि वो पिछले 30 घंटों से अपने ऑफिस में ही सो रहा था। उसका असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि सर, अगर आप जल्दी नहीं जागते तो हम लोग आपको हॉस्पिटल लेकर जाने वाले थे। हमें पता चलता है कि म्यूंगन को भी इंटरनल स्लंबर नाम की बीमारी हो गई है, जिसमें इंसान हमेशा के लिए ही सोता रहता है। और इसका असिस्टेंट इसे रिपोर्ट्स वगैरह दिखाते हुए बताता है कि कैसी सेम बीमारी एक और शख्स को भी हुई थी, जो कि अभी ठीक हो गई है, और वो और कोई नहीं बल्कि हंटर संग जिन्मू की मदर थी। जो सुनकर म्यूंगन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो जिन्मू के पास इस बीमारी का जरूर कोई ना कोई हल होगा। खैर, तभी हम जापान का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये जायंट इस बैरियर को तोड़कर यहाँ से बाहर आ जाता है और सीधा ही यूरी ओरलोफ को उठाकर इसे खा लेता है। जिसके बाद अब बाकी सभी जायंट्स भी डंजन से बाहर आ जाते हैं और तबाही मचाने लगते हैं। ये लोग इन सभी जायंट्स पर रॉकेट और मिसाइल्स वगैरह से अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इन सभी अटैक्स का इन पर जरा भी असर नहीं होता, जो कि हमें पहले ही पता है कि कोई भी इंसानी वेपन से इन सभी मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट बिल्कुल भी यूजलेस होता है। और साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर जापान के कुछ ऐसे कंट्रीज भी मौजूद होते हैं जो कि इन सभी जायंट्स से लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन भाई, ये सभी जायंट्स इतने ज्यादा पावरफुल और खतरनाक होते हैं कि इनके आगे ये सभी ऐसे कंट्रीज भी कुछ नहीं कर पाते और ये सभी मॉन्स्टर हर जगह तबाही मचा रहे होते हैं। अगर इन्हें जल्दी नहीं रोका गया तो कुछ ही टाइम के अंदर अंदर ये पूरे जापान को ही तबाह कर देंगे और फिर पूरा एशिया ही खतरे में पड़ सकता है। हम देखते हैं कि जिन्मू भी अपने घर में बैठकर टीवी पर ये सब देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो जीजू आइलैंड की तरह फिर से पूरा एशिया ही खतरे में पड़ सकता है। तभी जिन्मू की सिस्टर यहाँ पर आ जाती है, जो कि काफी ज्यादा डरी हुई थी, और वह जिन्मू को वहाँ जाने से रोकती है और जिन्मू से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। जिसके बाद अब जिन्मू एक पार्क में जाकर बैठ जाता है और वो बीरू को समन कर लेता है और उसे पूछता है कि मैंने तुम्हें जिना की हिफाजत करने के लिए छोड़ा था ना, लेकिन तुम्हारा ध्यान आजकल टीवी शोज की तरफ ज्यादा है। जो सुन अब बीरू थोड़ा सा शर्माने लगता है कि अरे मास्टर, वो तो मैं ऐसे ही कभी कभार देख लेता हूँ बस। खैर, जिन्मू से पूछता है कि तो बताओ जिना की तबीयत अब कैसी है। बीरू से बताता है कि उस हादसे की वजह से वो अभी भी काफी ज्यादा सदमे में है और काफी ज्यादा डरी हुई है। जो सुन जिन्मू सोच रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या उसे अपनी फैमिली के साथ ही रहना चाहिए या फिर उसे जापान चले जाना चाहिए। और तभी यहाँ पर एक गाड़ी आकर जिन्मू को म्यूंगन के ऑफिस ले जाती है, जहाँ पर अब म्यूंगन जिन्मू से हेलो हाय करता है और फिर वो उसे एक ब्लैंक चेक देते हुए कहता है कि देखो जिन्मू, मैं घमंडी या एरोगेंट इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ और साथ ही मुझे ये भी पता है कि हम पैसे से सब कुछ नहीं खरीद सकते, लेकिन फिर भी मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम मेरा ये छोटा सा तोहफा कबूल कर लो तो। अब जिन्मू से पूछता है कि आपको मुझसे क्या चाहिए, जिस पर यह कहता है कि मुझे भी वही बीमारी है जो कि तुम्हारी मदर को थी। जो सुनकर अब जिन्मू भी काफी चौंक जाता है और कहता है कि इस बारे में वुजिन को भी पता है या नहीं। ये कहता है कि नहीं, तुम्हें मिलाकर टोटल 4 लोगों को ही पता है। तो अब म्यूंगन कहता है कि उसने इस बीमारी का इलाज ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि इस दुनिया में बस एक ही ऐसा इंसान है जो कि इस बीमारी से बच पाया है और वो है तुम्हारी मदर। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मुझे सच बताओ कि तुमने अपनी मदर को कैसे ठीक किया। जिन्मू अब थोड़ी देर सोचता है, लेकिन फिर वो इस चेक को वापस करते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी मदर कैसे ठीक हुई। म्यूंगन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। जिन्मू यहाँ से चला जाता है और सोच रहा होता है कि भले ये बंदा वुजिन के फादर हैं, लेकिन फिर भी मैं इसे ठीक से नहीं जानता तो मैं इसे कुछ भी नहीं बता सकता। और वैसे भी मेरे पास एलेक्सर ऑफ लाइफ की बस 3 बोतल ही बची हैं, तो मुझे उसे बहुत ज्यादा देखभाल के यूज करना होगा। जिसके बाद हम फिर से जापान का सीन देखते हैं, जहाँ पर उन सभी जायंट्स ने तबाही मचा रखी होती है और उन्हें रोकना इन सभी के लिए नामुमकिन हो चुका होता है। ये सभी जायंट्स इन सभी बिल्डिंग्स को तोड़ फोड़ रहे होते हैं और यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं होता जो कि इन्हें रोक सके। हम देखते हैं कि इस डंजन के गेट के बाहर इस डंजन का बॉस बैठा होता है, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल लग रहा होता है। और साथ ही हम जापान के न्यूज रिपोर्टर्स को भी देखते हैं, जो कि हेलीकॉप्टर से ये सब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और ये न्यूज पूरी दुनिया में दिखाई जा रही होती है।
जिसके बाद अब हम फिर से जिनवू को देखते हैं जो कि हंटर वूजिन से कहता है कि उसने ये फैसला कर लिया है कि वो जापान जाएगा। जिस पर वूजिन इस पर चिल्लाने लगता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें पता है ना वहाँ पर कितना बड़ा खतरा है। ये जीजू आइलैंड की तरह बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उससे भी कहीं गुना ज्यादा खतरनाक है। जिनवू कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन सोचो कि अगर मैं कामयाब हो जाता हूँ तो हमारी गिल्ड का नाम पूरी दुनिया में ही रोशन हो जाएगा। तो अब वूजिन भी इसके लिए मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि बाकी सब ठीक है, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। और साथ ही वो उसे एक न्यूज़पेपर दिखाते हुए कहता है कि क्या तुमने हमारी सभी पुरानी रेड्स की न्यूज देखी है और तुमने वहाँ पे कुछ नोटिस किया है। जिनवू कहता है कि नहीं, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जिस पर भाई वूजिन रोते हुए कहता है कि किसी एक आर्टिकल में भी उसकी पिक्चर नहीं छपी है, जो कि बहुत गलत बात है क्योंकि उसे तो कोई जानता तक नहीं है और इसीलिए वो उसके साथ जाएगा ताकि उसका भी थोड़ा सा नाम रोशन हो। जिस पर जिनवू कहता है कि अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं पहले थोड़ी ना वहाँ जाने वाला हूँ। और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। बाहर जाकर अब जिनवू सोच रहा होता है कि भले ही अब वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी उससे कहीं गुना ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि आर्किटेक्ट भी जिनवू के जितना ही पावरफुल था। जिनवू अब अपने घर आ चुका होता है और उसकी मदर उसे वेलकम करती है और उसके लिए खाना लगाती है। और खाना खाते हुए भी वो यही सोच रहा होता है कि बहुत सारे लोग उससे कहीं गुना ज्यादा पावरफुल हैं, तो अगर उन्हें भी उनसे ज्यादा पावरफुल बनना है तो उसे अपने लेवल को अप करते रहना होगा, तो इसलिए उसे उस जंग के मैदान में जाना ही पड़ेगा। तो अब जिनवू अपना माइंड बना लेता है कि वो वहाँ जाएगा। वो अपनी मदर से कहता है कि वो जल्द ही वापस आ जाएगा, जो सुन उसकी मदर भी समझ आती है कि वो जापान जाने की बात कर रहा है। और साथ ही जिनवू जिना के कमरे में भी आता है और उसे भी बताता है कि वो भी जापान जाने वाला है और उसे कहता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं जिंदा वापस आऊंगा। तो इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर अब जिनवू और वूजिन दोनों ही जापान आ चुके होते हैं और साथ ही हम देखते हैं कि ये जायंट सभी जगह अपना कहर बरसा रहे होते हैं और भाई उन्होंने पूरे शहर को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। मिलिट्री वाले बच्चे कुछ लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तब भी इनके सामने भी एक बहुत बड़ा जायंट आ जाता है और वो इन सभी लोगों पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी जिनवू का एक शैडो सोल्जर काफी ज्यादा स्पीड से आकर बस एक ही अटैक करके इसे दूर गिरा देता है। हम देखते हैं कि जिनवू भी अब जंग के मैदान में आ चुका होता है और वो अपने सभी शैडो सोल्जर्स को भी समन कर लेता है और इन सभी जायंट्स पर अटैक कर देता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है यूएसए की तरफ, जहां हम देखते हैं कि ये सभी हंटर जिनवू के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसने जापान जाकर बहुत बड़ी गलती की है क्योंकि लेडी सेलेंडर ने उसकी पावर को अपग्रेड नहीं किया था, तो वो वहाँ बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा और बहुत जल्द मारा जाएगा। ये बंदा कहता है कि जिनवू को अपनी पावर पर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है और मैं तो अपनी यार्ड तक दाव पर लगा सकता हूँ कि वो एक दिन के अंदर अंदर ही मारा जाएगा। दूसरा बंदा कहता है कि मैं अपना घर दाव पर लगाने को तैयार हूँ कि जिनवू 2 दिन में मारा जाएगा। तभी इनके पीछे बैठा ये बंदा कहता है कि मैं अपनी पूरी बिल्डिंग दाव पर लगाता हूँ कि वो जिंदा बच जाएगा। हम देखते हैं कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि यूएसए का सबसे ज्यादा पावरफुल हंटर यानी कि नेशनल लेवल हंटर थॉमस आंड्रे होता है। वो इनसे कहता है कि तुम्हें जिनवू की फिक्र छोड़कर अपने बारे में सोचना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी कल एस रैंक का डंजन ब्रेक होने वाला है। जिसके बाद हम फिर से जापान का सीन देखते हैं जहाँ पर अब जिनवू के सभी शैडो सोल्जर्स ने इन जायंट्स की बैंड बजा रखी होती है। ये सभी एंट्स तो एक जायंट को जिंदा ही खाने लगती हैं, जो देखिए सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि जिनवू के सभी शैडो सोल्जर्स तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। भाई उन्होंने सभी जायंट्स को बड़ी आसानी से मारना काटना शुरू कर दिया है। तभी एक जायंट इस लड़की पर अटैक कर देता है जिसे इग्रिस बहुत ज्यादा स्पीड से आकर इसके हाथ को ही काट देता है और तभी टैंक इसके सर पर अपना हथौड़ा मारकर इसे वहीं मार गिराता है। हम देखते हैं कि जिनवू के सभी शैडो सोल्जर्स के आगे ये सभी जायंट्स भी पावरलेस लग रहे होते हैं और तभी वो कहता है अराइज और फिर वो इन सभी मरे हुए जायंट्स को भी अपना शैडो सोल्जर बना लेता है और तभी यहाँ पर एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा।